हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास है आज हमारी चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 की अल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारी लास्ट क्लास है। फटाफट हम करेंगे लास्ट क्लास में, आज अल्टरेशन स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आई थिंक स्टार्ट किया था, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे आज हमारी अल्टरेशन खत्म हो जाए, क्योंकि मैं इसके ऊपर और क्लास नहीं लगाना चाह रहा। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल हमें आज खत्म ही करना है। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल अल्टर करना है तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर अल्टरेशन कैसी है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, तो एसआर तो पास करना ही करना है। प्लस अगर ऐड हो रही हैं चीजें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए, और अगर डिलीट हो रही है तो सीज हो जाएगी कंपनी टू ए प्राइवेट कंपनी। जो भी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के आगे पेंडिंग है ऑर्डिनेंस से पहले डिस्पोज ऑफ बाय ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन। एवरी अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल और जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो आपको INC 27 में फाइल करनी है। तो ये तो उन्हीं कंपनी पे एप्लीकेबल है जो कंपनी पब्लिक इंटू प्राइवेट, प्राइवेट इंटू पब्लिक हो रही है, क्योंकि कॉपी ऑफ ऑर्डर हो सेंट्रल गवर्नमेंट तो पब्लिक इंटू प्राइवेट में ही आता है और किसी में नहीं आता है। जो आपने अल्टरेशन किया वो ऐसे ही मान लिया जाएगा कि जैसे कभी ओरिजिनल आर्टिकल यही थे, कभी अल्टरेशन की बात ही नहीं हुई, हमेशा से ही आर्टिकल ऐसे थे। लेकिन अगर आपका राइट छीन लिया जाए एक्सप्रेस प्रोविजन से या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट से, किस चीज़ का राइट? अल्टर करने का, आर्टिकल को अल्टर करने का राइट, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो एक्सप्रेस प्रोविजन है ये वॉइड है, ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड है और कंपनी ऐसा नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। फिर हमने मैनर पढ़े थे कि आर्टिकल कैसे कैसे अल्टर किए जा सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? बाय अडोप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल, नए आर्टिकल अडोप्ट कर सकते हैं। एडिशन या इंसर्शन ऑफ द न्यू क्लोज, नया क्लोज इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीशन, अमेंडमेंट, सब्सटीट्यूशन। अमेंडमेंट क्या हुआ? कुछ चेंज कर दिया पुराने वाले में, कुछ चेंजेस कर दिए पुराने वाले में। और सब्सटीट्यूशन क्या हुआ? पुराने वाले को टोटली चेंज कर दिया, उसकी जगह पे नया इंसर्ट कर दिया। अब देखो, है तो पहले भी 50 अब भी 50 है, एक पूरे आर्टिकल को उठा के क्या कर दिया, दूसरा पूरा आर्टिकल सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे होता है ना, आपके जो अमेंडमेंट होती है वो ज्यादातर अमेंडमेंट क्या करती हैं, या तो सब्सटीट्यूट करती हैं या कुछ चीजें ऐड डिलीट करती है, तो अमेंडमेंट या फिर सब्सटीट्यूशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आज की जो हमारे क्लास है उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ पावर टू अल्टर इट्स आर्टिकल, a company can exercise this power only subject to certain limitation। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी लिमिटेशन है, ये जो पावर है, इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? मैं आर्टिकल ऐसे अल्टर नहीं कर सकता कि मेरे मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो जाए, तो मुझे मेमोरेंडम की हद भी ध्यान रखनी है कि मेरे आर्टिकल ऐसे अल्टर नहीं होने चाहिए कि वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो जाए। मेरे आर्टिकल ऐसे नहीं अमेंड होने चाहिए कि वो कंपनीज एक्ट से इनकंसिस्टेंट हो जाए। मेरे आर्टिकल, पहला क्या है, मेरी मेमोरेंडम की पावर से बियॉन्ड नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मेमोरेंडम मेन डॉक्यूमेंट, आर्टिकल उसके बाद आता है। तो अगर इन केस ऑफ कन्फ्लिक्शन बिटवीन एमओए एओए क्या फॉलो किया जाता है? एमओए। इन केस मेरे जो आर्टिकल है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए कंपनीज एक्ट से भी। अगर ऐसा है तो फिर कौन प्रिवेल करेगा? कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा। मेरे आर्टिकल इनकंसिस्टेंट है, इस केस में तो मेरे आर्टिकल इनवैलिड माने जाएंगे। फिर वो क्या कह रहा है कि मैं आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं डाल सकता जो इलीगल हो, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। मतलब मेरे ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं हो सकते कि मैं बम बनाना स्टार्ट कर दूं। मैं कंपनी ऐसे ड्रग सप्लाई के लिए कंपनी नहीं बना सकता। मेरे जो आर्टिकल में मैं जो भी कुछ डालूं वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। मेरे आर्टिकल में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरे आर्टिकल कंपनी के फायदे के लिए होने चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फायदे के लिए नहीं होने चाहिए। मेरे जो आर्टिकल में अमेंडमेंट कर रहा हूँ ये माइनॉरिटी के ऊपर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी तो चेंज करती है आर्टिकल को और माइनॉरिटी तो देखती रहती है। ऐसा ना हो मैंने आर्टिकल अल्टर करके माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड कर दिया हो। आर्टिकल में मैं ऐसी बात नहीं डाल सकता जिसमें मैं ये लिख दूं किसी मेंबर को एक्सपेल कर दो, किसी मेंबर को बाहर कर सकती है कंपनी, क्योंकि कंपनीज एक्ट मना करता है कि किसी भी मेंबर को एक्सपेल नहीं किया जा सकता। उसके शेयर्स फॉरफिट किए जा सकते हैं, उसके शेयर फॉरफिट किए जा सकते हैं, बट उसे एक्सपेल नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रोविजन नहीं। प्लस अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो उससे भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते, उससे भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यही कह रहा है कि कंपनी के पास पावर तो है अल्टर करने की, बट ये पावर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। कंपनी के पास
पावर तो है क्या करने की, आर्टिकल को अल्टर करने की, बट ये जो पावर है ये सब्जेक्ट टू सम सर्टेन लिमिटेशन है। ये जो पावर है सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस है। वो क्या है, अल्टरेशन मस्ट नॉट एक्सीड द पावर गिवन बाय द मेमोरेंडम। अल्टरेशन किससे बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, अल्टरेशन मस्ट नॉट एक्सीड पावर गिवन बाय द मेमोरेंडम। इन केस ऑफ, इन इवेंट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन मेमोरेंडम और आर्टिकल, मेमोरेंडम प्रिवेल करेंगे। तो मेरे जो आर्टिकल है वो किससे बाहर नहीं जा सकते, मेरे मेमोरेंडम में जो पावर है उस पावर से बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, कल को कोई दिक्कत होती है, कल को कंफ्लिक्ट अराइज होता है मेमोरेंडम आर्टिकल में, तो कौन प्रिवेल करने वाला है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपको ध्यान रखना है कि मेमोरेंडम आर्टिकल को इस तरह से अल्टर नहीं करना है कि आप मेमोरेंडम की पावर से बाहर चले जाओ, आप मेमोरेंडम की पावर से बियॉन्ड चले जाओ। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेमोरेंडम प्रिवेल करने वाले हैं, आर्टिकल नहीं। फिर वो क्या कह रहे हैं, अल्टरेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कह रहे कि अल्टरेशन इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए किसके साथ, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब कन्फ्लिक्शन ना सिर्फ मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट से भी नहीं होना चाहिए, तो आर्टिकल, तो अल्टरेशन ऐसी ना हो जो इनकंसिस्टेंट हो किसके साथ, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और एनी अदर स्टैट्यूट या किसी और लॉ से भी। सिमिलरली, where a resolution was passed expelling a member and authorizing the director to register the transfer of his share without instrument of transfer, the resolution was held to be invalid। तो अगर एक रेजोल्यूशन पास किया जाए और उस रेजोल्यूशन में क्या किया जाए, एक्सपेल्शन की बात की जाए किसी मेंबर की, और एक डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाए कि बिना ट्रांसफर डीड के उसके शेयर्स क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा रेजोल्यूशन वैलिड है क्योंकि ऐसा प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। एज बीइंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो आप ऐसा रेजोल्यूशन पास ही नहीं कर सकते, ऐसी बात आप आर्टिकल में नहीं डाल सकते, ऐसी बात आप आर्टिकल में नहीं डाल सकते। आर्टिकल में नहीं डाल सकते तो रेजोल्यूशन भी उस चीज के ऊपर पास नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि हम जो रेजोल्यूशन पास करते हैं वो सब्जेक्ट टू एमओए होते हैं। कंपनी कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है तो सब्जेक्ट टू एमओए और सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट होता है। तो अगर मैंने रेजोल्यूशन पास किया तो मैंने आर्टिकल मेमोरेंडम चेक करके ही पास किया होगा। तो अगर एक रेजोल्यूशन एक्सपेल्शन की बात कर रहा है मेंबर की और डायरेक्टर को कह रहा है कि बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के इसके शेयर्स ट्रांसफर कर दो, और ये भी तो गलत है ना, बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। ट्रांसमिशन के केस में भी तो एक पार्टी तो साइन करके लाती है, सेकंड पार्टी नहीं होती वहां साइन करने के लिए, लेकिन एक पार्टी तो साइन करके लेकर आती है। तो रेजोल्यूशन इनवैलिड एज बीइंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑन द अदर हैंड, आर्टिकल मे इम्पोज ऑन कंपनी कंडीशन स्ट्रिक्टर देन दोज प्रोवाइडेड। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है कि आर्टिकल स्ट्रिक्ट प्रोविजन के लिए बोल सकते हैं तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन तो डाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दे में प्रोवाइड फॉर ए मैटर शुड बी पास बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन द एक्ट रिक्वायर्ड इट टू बी पास बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो स्ट्रिक्ट कैसे कर दिया, कि जो रेजोल्यूशन जो मैटर ओआर से होना था उस मैटर के लिए अगर आपने एसआर लिख दिया, जो मैटर किससे होना था, जो मैटर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होना था उस मैटर के लिए आपने एसआर लिख दिया, तो आपने आर्टिकल को क्या बना दिया, मोर रेस्ट्रिक्ट बना दिया। और मोर रेस्ट्रिक्शन अलाउड, ऐसी चीज अलाउड नहीं है जो कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी है, ये कंपनीज एक्ट ने स्ट्रिक्टली मना किया है, वो चीजें नहीं डाल सकते। लेकिन कंपनीज एक्ट स्ट्रिक्ट करने से मना नहीं करता कि जहां एसआर चाहिए वहां अगर आप 90% लिख दो, जहां ओआर चाहिए वहां एसआर लिख दो, तो इन चीजों की मनाही नहीं है। क्योंकि हमने जहां भी पढ़ा है, वो चाहे हमने बायबैक पढ़ा हो, चाहे हमने राइट इशू पढ़ा हो, चाहे हमने सेट इक्विटी पढ़ा हो, चाहे हमने डीवीआर पढ़ा हो, हर जगह एक कॉमन लाइन आती थी, सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। या पहले अथॉरिटी होनी चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी नहीं है तो सबसे पहले आर्टिकल अल्टर करके अथॉरिटी डालनी पड़ेगी। अगर मैं बायबैक करना चाह रहा हूँ, अथॉरिटी नहीं है, तो बायबैक की अथॉरिटी वाला क्लोज या प्रोविजन मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल में अल्टर करना, आर्टिकल में ऐड करना पड़ेगा। और अगर आर्टिकल में ऐड किया तो अल्टरेशन हो गई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। जो मैं ऐड करूं चाहे डिलीट करूं, चाहे मैं नया प्रोविजन ऐड करूं डिलीट करूं, अल्टरेशन है। और अल्टरेशन मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, अल्टरेशन कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, अल्टरेशन मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, अल्टरेशन कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर आपकी अल्टरेशन वॉइड है, आपकी अल्टरेशन गलत है, ऐसी अल्टरेशन नहीं डाली जा सकती। ऑन द अदर हैंड, कंपनी स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाल सकती है, ऑन द अदर हैंड कंपनी क्या कर सकती है, स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाल सकती है। स्ट्रिक्ट प्रोविजन डालने पे कोई मनाही नहीं। द आर्टिकल मस्ट नॉट
include anything which is illegal or opposed to public policy. आप अपने आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं डाल सकते जिसकी वजह से क्या हो रहा हो, आप अपने आर्टिकल में ऐसी कोई बात नहीं डाल सकते जिसकी वजह से जो हमारा जो इलीगल हो, लॉ के अगेंस्ट हो, या पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट कर रहा हो. जो इलीगल हो या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, ऐसी कोई बात आप नहीं डाल सकते. कहाँ? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. द अल्टरेशन मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी एज ए होल. ये जो अल्टरेशन है ये सबके अच्छे के लिए होनी चाहिए, कुछ एक शेयर होल्डर के अच्छे के लिए नहीं होनी चाहिए. ये जो अल्टरेशन है ये सबके अच्छे के लिए होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर मेंबर्स के अच्छे के लिए नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलर लोगों के अच्छे के लिए नहीं होनी चाहिए, पूरी कंपनी के अच्छे के लिए होनी चाहिए. तो अगर अल्टरेशन कुछ लोगों की अच्छाई के लिए आपने डाली है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही आपने डाली है, तो ऐसी अल्टरेशन क्या है? वॉइड है. ऐसी अल्टरेशन क्या है? वॉइड है. ऐसी अल्टरेशन गलत है. Alteration must not constitute a fraud on minority. Alteration must not constitute a fraud on the minority by the majority. Alteration ऐसी ना हो जो फ्रॉड का काम करे, क्योंकि देखो अल्टरेशन किससे अप्रूव की? 75%. 75% मेजोरिटी, 25% बचे हुए क्या हो गई? माइनॉरिटी हो गई. या मान लो क्या है, मेजर जो शेयर होल्डिंग है वो कुछ लोगों के पास है, बची हुई शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो पब्लिक क्या हो गई? माइनॉरिटी हो गई, बचे हुए जो लोग हैं वो मेजोरिटी हो गए. और मेजोरिटी से ही रेजोल्यूशन पास होते हैं, मेजोरिटी से ही तो रेजोल्यूशन पास होते हैं. तो कह रहे हैं कि अल्टरेशन मस्ट नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी बाय ए मेजोरिटी. तो अल्टरेशन ऐसी ना हो जो क्या कर रही हो? फ्रॉड का काम कर रही हो. किसके ऊपर? माइनॉरिटी के ऊपर, बाय द मेजोरिटी. इफ द अल्टरेशन इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी एज ए होल but the majority of the shareholder, then alteration would be bad. In other words, an alteration to the article must not discriminate between the majority shareholder and minority shareholder so as to give the former an advantage over the later. तो अल्टरेशन ऐसी ना हो जो डिस्क्रिमिनेशन करे कि भाई तुम मेजोरिटी हो तुम्हें फायदा मिलेगा, तुम माइनॉरिटी हो तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा. ऐसी अल्टरेशन अलाउड नहीं है. मेजोरिटी को फायदा देने वाली अल्टरेशन अलाउड नहीं है. अल्टरेशन अगर करनी है तो सबके अच्छे के लिए करनी है, अदरवाइज अल्टरेशन करनी ही नहीं. अल्टरेशन अगर अल्टरेशन अगर करनी है तो सबके अच्छे के लिए करनी है, अदरवाइज फिर अल्टरेशन अलाउड ही नहीं है. तो इसीलिए लिखा है इफ द अल्टरेशन इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी एज ए होल बट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर द अल्टरेशन वुड बी बैड. In other words, an alteration to the article must not discriminate between the majority shareholder and minority shareholder so as to give the former an advantage over the later. तो केस भी हुआ था ये केस भी ध्यान रखने हैं आपको कुछ कुछ. Article cannot be altered so as to compel the existing member to take subscribe for more share or in any way increase his liability to contribute to the share capital unless he gives his consent. तो अल्टरेशन ऐसी ना हो जो कंपेल कर रही हो किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को कि आपको फर्दर शेयर लेने पड़ेंगे. भी ऐसा नहीं है कि राइट इशू आया और मुझ पे कंपल्शन डाल दिया, भारत जी आप शेयर होल्डर हैं, शेयर लेने ही लेने पड़ेंगे. मैं कह रहा हूँ जी मेरी मर्जी है, मैं शेयर लूँ ना लूँ. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, मेरे पास तो और पैसे ही नहीं है कि मैं फालतू शेयर्स लूँ. लेकिन अगर अल्टरेशन ऐसी है जो मुझे कंपेल कर रही है कि आपको शेयर्स लेने पड़ेंगे या मेरी लाइबिलिटी बढ़ाई जा रही है बिना मेरी कंसेंट के, तो ऐसी अल्टरेशन भी वॉइड है. मेरी बिना कंसेंट के मुझे क्या बोला जा रहा है? आपकी लाइबिलिटी बढ़ाई जा रही है, लाइबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल. अगर मेरी बिना कंसेंट के ऐसी कोई अल्टरेशन करी जा रही है तो ऐसी अल्टरेशन क्या है? वॉइड. तो पहला क्या कह रहा है? मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि मुझे क्या करने पड़ेंगे? शेयर्स सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, शेयर्स लेने पड़ेंगे, या फिर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं बिना मेरी परमिशन के, तो ऐसी अल्टरेशन क्या है? वॉइड. अल्टरेशन ऐसी ना हो जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो. अल्टरेशन ऐसी नहीं हो सकती जिसका बैक डेट से इफेक्ट लिया जाए. अल्टरेशन ऐसी हो सकती है जिसका फ्यूचर डेट से इम्पैक्ट तो आ सकता है, लेकिन अल्टरेशन का बैक डेट से इम्पैक्ट नहीं आ सकता. द आर्टिकल ओनली ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट. वो कह रहे कि अमेंडेड आर्टिकल सिर्फ करंट डेट, जिस डेट पे अल्टरेशन हुई है उसी डेट से इफेक्टिव हो सकते हैं, उसी डेट से ऑपरेट कर सकते हैं. रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते, बैक डेट से नहीं हो सकते. कि मैं आज कहूँ कि भाई आर्टिकल अल्टर करके मैं ये कहूँ कि पिछले 1 महीने में जितनी ट्रांजेक्शन हुई है वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं हुई और मैं सारी ट्रांजेक्शन को वॉइड कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मेरे जो आर्टिकल अल्टर हुए हैं वो आज से हुए हैं, तो अगर मैं किसी ट्रांजेक्शन को रोकना चाह रहा हूँ तो वो आज से रुकेगी. पिछली जितनी ट्रांजेक्शन हुई है वो वैलिड मानी जाएंगी, वॉइड भी नहीं कह सकते आप उनको, क्योंकि वो एज पर आर्टिकल. तो आर्टिकल क्या नहीं हो सकते? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं ले सकते.
Alteration must not be inconsistent with an order of the court under section 397, 398, 404 of Companies Act 1956. तो अल्टरेशन कोर्ट के ऑर्डर से इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने बहुत से ऑर्डर इशू कर रखे हैं। कोर्ट ने बहुत से ऑर्डर इशू कर रखे हैं, वो मर्जर अमलगमेशन के रिगार्डिंग हो, किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो। तो आपका जो ऑर्डर, आपका जो अल्टरेशन है वो ऐसी ना हो जो किसके अगेंस्ट हो, कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हो। तो अगर आपने ऐसी अल्टरेशन डाल दी तो अल्टरेशन क्या है, वॉइड है। अगर आपने ऐसी अल्टरेशन डाल दी तो अल्टरेशन बैड इन लो है, अल्टरेशन वॉइड है। तो अल्टरेशन कैसी नहीं होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो 8 पॉइंट दे रखे अल्टरेशन के रिगार्डिंग। तो पहला क्या कह रहा था, अल्टरेशन कैसी नहीं होनी चाहिए, अल्टरेशन ऐसी ना हो जो किसके अगेंस्ट हो, मेमोरेंडम। सेकंड क्या कह रहा था, अल्टरेशन ऐसी ना हो जो किसके अगेंस्ट हो, कंपनीज एक्ट के। तो कंपनीज एक्ट से भी इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन तो डाल सकता हूँ, अलाउड है, मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन तो डाल सकता हूँ। अल्टरेशन ऐसी ना हो जो इलीगल हो या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो। अल्टरेशन सबके लिए होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए सबके लिए, किसी माइनॉरिटी के ऊपर फ्रॉड नहीं होनी चाहिए बाय द मेजोरिटी। और अल्टरेशन कंपेल नहीं कर रही हो किसी भी पर्सन को शेयर्स लेने के लिए या उसकी लाइबिलिटी को इंक्रीज ना करे बिना उसकी मर्जी के, ऐसी अल्टरेशन नहीं होनी चाहिए। अल्टरेशन का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल जो ऑपरेट करेंगे वो करंट डेट से ही करेंगे। और अल्टरेशन इनकंसिस्टेंट ना हो विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ऑफ कोर्स ए सेक्शन और क्लास ऑफ शेयर होल्डर कैन नॉट बी अनफेयरली और ऑपरेशनली ट्रीटेड though the requisite majority of member could pass a special resolution to alter the article, or if the alteration has the effect of making a fraud on the minority shareholder not being less than the number specified in 397, 398 could move the court for redressing their grievance. तो ऐसी अल्टरेशन तो अलाउड नहीं है ना जिस अल्टरेशन का गलत इम्पैक्ट आ रहा हो। ऐसी अल्टरेशन तो अलाउड नहीं है जो अल्टरेशन क्या हो, फ्रॉड हो, अनफेयर हो। अब अल्टरेशन कैसी कर दी भाई, अल्टरेशन के लिए तो रिक्विजिट मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी ने अल्टर किया आर्टिकल, और अल्टरेशन हैज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी शेयर होल्डर नॉट बिंग लेस देन। वो कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट को जाके बोल सकते हैं कि सामने वाली जो मेजोरिटी है उसने गलत तरीके से आर्टिकल अमेंड किया है, ये जो अल्टरेशन है ये गलत है, ये अल्टरेशन वॉइड है, ये जो अल्टरेशन है गलत है, ये जो अल्टरेशन है वॉइड है। इस अल्टरेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इस अल्टरेशन को जो इफेक्ट है उसका इफेक्ट आपको खत्म करना पड़ेगा। द कोर्ट हैव entertained such application from shareholder even when they are similar in number. The court have entertained such application from shareholder even where there are smaller in number, जहाँ पे requisite नंबर से भी कम है वहाँ भी शेयर होल्डर्स की इन बातों को सुना गया। जहाँ रिक्विजिट नंबर से भी ये शेयर होल्डर कम है वहां भी शेयर होल्डर्स की इन बातों को सुना गया है। अब पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12, जब सीएल का कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 12 पढ़ोगे तो वहां आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आएगी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर कब मेजोरिटी के अगेंस्ट में कोर्ट में पहुंच जाती है, एनसीएलटी में पहुंच जाती है, कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट में कब मेजोरिटी के अगेंस्ट में कब माइनॉरिटी कोर्ट में पहुंच जाती है। इवन वो स्मॉल नंबर में होते हैं तब भी कोर्ट क्या कर देते हैं, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, ए कंपनी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अल्टरिंग इट आर्टिकल ऑन द ग्राउंड दैट सच अल्टरेशन वुड बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट एक्शन फॉर डैमेजेस मे लाई अगेंस्ट द कंपनी। तो आप अपना आर्टिकल इस तरह से अल्टर नहीं कर सकते कि सच एन आर्टिकल वुड बी ए ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच आप कर दो, लेकिन एक्शन फॉर डैमेजेस तो लिए जा सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट में। अगर आपने ब्रीच किया है तो ब्रीच तो अलाउड तो भी नहीं था, लेकिन एक्शन फॉर डैमेजेस तो आपके अगेंस्ट में फिर भी लिए जा सकते हैं, फिर भी अलाउड। द डिस्कशन ऑन अबव मैटर विल नॉट बी कंप्लीट। ये जो ऊपर अभी हमने इतना ताम झाम पढ़ा, ये कह रहे कि फोर्स वर्सेस हार बोटल, इसके बिना ये कहानी अधूरी है। क्यों अधूरी है? नो इंडिविजुअल शेयर होल्डर नोर ए माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर इन ए कंपनी कैन टेक इट अपॉन हिमसेल्फ और themselves to a remedy to the alleged wrong involved in the action of direction if the said wrongful act is something which the majority can regularize or approve। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर, ना ही कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर खुद से ये बात बोल सकते हैं, खुद से कोई एक्शन ले सकते हैं। इस पे डायरेक्टर की बात पे, डायरेक्टर ने अगर कुछ गलत किया है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता। अगर
क्या है, इफ द सेड wrongful एक्ट इज समथिंग विच द मेजोरिटी कैन रेगुलराइज। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्या कर दिया है, जो डायरेक्टर ने कर दी है लेकिन डायरेक्टर के पास पावर नहीं थी, तो हम वहां कहते हैं ना, डायरेक्टर के पास पावर नहीं है, मेंबर के पास तो पावर है। मेंबर क्या कर सकता है, रेगुलराइज। मेंबर रेक्टिफाई कर सकता है उस चीज को। तो जिस चीज को मेंबर रेक्टिफाई कर सकता है, जिस चीज को मेंबर रेक्टिफाई कर सकता है, उस बात पे कोई क्या नहीं चला सकता, कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर, कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर क्या नहीं कह सकता कि ये रोंगफुल एक्ट है या मुझे रेमेडी चाहिए, कि मुझे रेमेडी चाहिए इसके एक्शन के अगेंस्ट में। ऐसा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। रोंगफुल एक्ट अगर मेजोरिटी रेगुलराइज कर सकती है, रोंगफुल एक्ट को अगर मेजोरिटी रेगुलराइज कर सकती है, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर और ना ही माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, कैन टेक इट अपॉन हिमसेल्फ और देमसेल्फ टू रेमेडी एन एलिग्ड रोंग इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ द डायरेक्शन, कि भाई उन्हें रेमेडी दी जाए किसके अगेंस्ट में, एलिग्ड रोंग इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर के जो एक्ट की वजह से उनको जो उनके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए उन्हें रेमेडी दी जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर जो सेड रोंगफुल एक्ट इज समथिंग विच द मेजोरिटी कैन रेगुलराइज, जिस बात को मेजोरिटी रेगुलराइज कर सकती है, उस चीज को तो अलाउड है ना। तो ये आपका क्या था, मेन तो आपके ये प्रोविजन है ऊपर वाले, कि भाई आर्टिकल किसके अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए, अल्टरेशन कैसी नहीं होनी चाहिए, जो एमओए के अगेंस्ट हो, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट हो ऐसी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल जो अल्टरेशन इलीगल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बोनाफाइड होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए माइनॉरिटी के ऊपर, अल्टरेशन कंपेल ना करे किसी को शेयर लेने के लिए, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, और इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इवन ए स्मॉलर शेयर होल्डर भी जाकर क्या कर सकते हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि जो प्रपोज अल्टरेशन है उसका गलत इंपैक्ट उनके ऊपर आ रहा है, बैड इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो जा सकते हैं कोर्ट में, अलाउड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेन आपका जो यहाँ तक 8 पॉइंट थे, आपको अच्छे से ये समझ में आने चाहिए, यही पॉइंट है जिनके ऊपर केस स्टडी बन सकती है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो केस स्टडीज हैं, कहीं ना कहीं पुरानी है या कहीं ना कहीं केस स्टडीज पूरी नहीं है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा समझने में थोड़े से हो सकते हो कमज़ोर हो, या आपको सही अच्छे से समझ में ना आई हो। लेकिन जो मेन है वो आपके ये प्रोविज़न है जो आपको याद करने हैं ऊपर वाले। अब प्रोसीजर क्या है आर्टिकल एंटर करने का, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर आज तक हमारी चीज़ में पढ़ते आ रहे हैं वो यहाँ पर भी है। सबसे पहले क्या बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग। तो पता है ना, कुछ भी करना हो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग कैसे, 7 डेज का नोटिस इशू करके 173 सबसेक्शन 4 याद हो गया होगा। तो 173 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बोर्ड मीटिंग कॉल करो, 7 दिन का नोटिस इशू करके, और उसके साथ उसका एजेंडा भी भेज दो। होल्ड करो एक मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में क्या करेंगे, पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराएंगे अप्रूविंग द प्रपोजल ऑफ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, फिर फिक्स करेंगे डेट टाइम और वेन्यू फॉर होल्डिंग द जनरल मीटिंग फॉर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूव करेंगे ड्राफ्ट जनरल मीटिंग का, ऑथराइज करेंगे डायरेक्टर या सेक्रेटरी को कि वो साइन करे और इशू कर दे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। सेंड करेंगे नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस और ए शॉर्टर नोटिस। तो या तो 21 दिन का नोटिस या शॉर्टर नोटिस, और शॉर्टर नोटिस अगर भेजेंगे तो आपको पता है ना 95% की कंसेंट। होल्ड करो शेयर होल्डर की मीटिंग, पास करो स्पेशल रेजोल्यूशन अल्टरेशन आर्टिकल को अल्टर करके बाय 3/4 की मेजोरिटी या यूनानिमसली 100% की अप्रूवल हो सकती है। इन केस ऑफ इंसर्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट बाय द प्राइवेट कंपनी, तो फिर क्या चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 114, रीड विद सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 114 आपको याद है ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। फाइल ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन विद द रजिस्टर इन ई फॉर्म MGT 14 विद इन 30 डेज। ये तो सबसे पहले हमें पता है। सेक्शन 117 क्या कह रहा है, SR जो आपने पास किया, SR की कॉपी फाइल कर दो MGT 14 में, किसके पास, ROC के पास। क्या क्या उसके साथ अटैच करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल, एनी अदर अटैचमेंट एज में बी रिक्वायर्ड और एप्लीकेबल, एनी अदर अटैचमेंट एज में बी रिक्वायर्ड और एप्लीकेबल, मेक नेसेसरी अमेंडमेंट इन ऑल कॉपीज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो नेसेसरी अमेंडमेंट भी कर दो किसमें, इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज में, जितनी भी कॉपीज हैं सारी कॉपीज में कर दो। फाइल कर दिया, ROC अप्रूव कर देगा, ROC के अप्रूव करते ही क्या हो गया, अल्टरेशन इफेक्टिव हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल, तो पहले ही हमने इफेक्ट पढ़ चुके हैं कि जैसे आर्टिकल कभी अमेंड ही नहीं हुए थे,
जैसे हमेशा से यही आर्टिकल थे वैसे ही मानेंगे। अल्टरेशन बाइंड द मेंबर इन द सेम वे एज द ओरिजिनल आर्टिकल। The elder article shall bind the company and member to the same extent if it has been signed by the company. By the each member means the article so originally framed, or they may from time to time stand alter, are valid under the provision of the act. This is a clear power to alter the article, or as alter they bind the member just in the same way as did the original article. ये तो आपने आर्टिकल की डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो दोनों ही बाइंडिंग करते हैं। ओरिजिनल आर्टिकल तो आपने साइन किए होते हैं तो बाइंड कर देते हैं, और बाद में जो अल्टर्ड आर्टिकल है वो चाहे आपने साइन ना किए हो तो भी क्या माना जाएगा, जैसे आपने साइन किया और जैसे ओरिजिनल का इम्पैक्ट आता है वैसे ही इनका आएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी अल्टरेशन नहीं कर सकती बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। तो सेक्शन 8 कंपनी को अगर अल्टरेशन करनी है, सेक्शन 8 कंपनी को अगर अल्टरेशन करनी है तो किसकी अप्रूवल चाहिए, तो किसकी अप्रूवल चाहिए, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 क्लोज आई प्रोवाइड दैट ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 that is a company with a charitable object shall not alter the provision of its memorandum article except the previous approval of the central government। क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी आपने पढ़ा था ना, सेक्शन 8 कंपनी बनाई है तो उसके लिए लाइसेंस लिया है। अब लाइसेंस गवर्नमेंट ने आपके मेमोरेंडम आर्टिकल को पढ़ के दिया है, मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, तो जितनी भी कॉपीज हैं आपके ऑफिस में, आपके कहीं पे भी, उनमें सब में नोट डाउन करना है। एवरी अल्टरेशन मेड इन मेमोरेंडम आर्टिकल शैल बी नोटेड in every copy of memorandum or article as the case may be. If a company makes any default in complying with the provision of section 15, the company and every officer who is in default shall be liable to a penalty of 1000 rupees for every copy of memorandum or article issued without such alteration. तो every alteration जो memorandum article में आपने की है shall be note down उसे करना है हर कॉपी में, every copy of memorandum article as the case may be। और कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया कंप्लाई करने में विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल इशूड अंडर विदाउट सच अल्टरेशन, जो भी आपने बिना अल्टरेशन के इशू कर दी। तो चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट एमओए से। एमओए है क्या, एमओए में 6 क्लोज से, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल और सब्सक्रिप्शन। अल्टरेशन में सिर्फ 4 पढ़े हमने, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज और अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। एप्लीकेबल सेक्शन क्या है, सेक्शन 13, और सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, अल्टरेशन इन एमओए बिना एसआर के नहीं हो सकती। और सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है, जो एसआर आपने सबसेक्शन 1 में फाइल पास किया है उसको फाइल करना है आरओसी के पास विद इन 30 डेज इन एमजीटी 14। नेम क्लोज में अल्टर करना है तो सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 पढ़ना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है तो 4, 5 और 7 पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्लोज 8 और 9 पढ़ना पड़ेगा। 10 आपका कॉमन प्रोविजन है। 11 आपका क्या कह रहा था, गारंटी कंपनी अगर अपने आर्टिकल में ऐसी बात डाल दे मेमोरेंडम में कि वो प्रॉफिट का पार्ट ऐसे पर्सन को देगी जो मेंबर भी नहीं है, तो ऐसी अल्टरेशन क्या थी हमने वॉइड बताई। तो 10 क्या था, नो अल्टरेशन, कोई सी अल्टरेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है अगर आपने प्रोविजन की कंप्लायंस नहीं की है। तो अल्टरेशन है एमओए ड्यू टू नेम चेंज, तो नेम चेंज कैसे हो रहा था, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट, प्राइवेट इनटू पब्लिक। तो प्राइवेट इनटू पब्लिक, पब्लिक इनटू प्राइवेट, जहां ऐड हो रहा है प्राइवेट वर्ड डिलीट हो रहा है तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन जहां नेम चेंज हो रहा है ABC टू XYZ वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा था, SR पास करो और अप्रूवल लो किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन राइटिंग। सबसेक्शन 3 क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रार क्या करेगा, जैसे ही आपकी अल्टरेशन अप्रूव हो जाएगी तो एंटर कर देगा न्यू नेम इन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम एंड इशू ए फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम और सच नेम। Such change in the name shall complete or effective only on issue of such a certificate। रूल 29 क्या कह रहा था कि कंपनी जिसने डिफॉल्ट कर रखा है एनुअल रिटर्न फाइल करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो नहीं कर सकती नेम चेंज, और जिसने रीपे नहीं किया है या डिपॉजिट वगैरह का पैसा या इंटरेस्ट, लेकिन अगर डिफॉल्ट को गुड बना लिया फिर कर सकते हो। जो एप्लीकेशन लगानी है वो कौन से फॉर्म में, INC 24 में, जो सर्टिफिकेट आएगा INC 25 में आएगा। रेक्टिफिकेशन, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रेक्टिफाई करने के लिए बोल दे तो वहाँ SR की जगह OR से काम चलेगा और 3 महीने के अंदर अंदर आपको फिर वहाँ नेम चेंज करना पड़ेगा।
डिफॉल्ट किया तो फाइन पेनल्टी है। प्रोसीजर क्या था, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, फिर रन फॉर्म फाइल करके अवेबिलिटी चेक करो, कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने थे रन फॉर्म के साथ। एग्जिस्टिंग कंपनी है तो बीआर लग जाएगा, ट्रेडमार्क बेस्ड है तो ओनर से सर्टिफिकेट लेकर आओ या ओनर से जो एप्लीकेंट है उससे साइन करा के लेकर आओ, और सिमिलर है किसी दूसरी कंपनी से तो एनओसी लेकर आओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऑब्टेनिंग आरओसी अप्रूवल, नेम अवेलेबिलिटी लेटर आने के बाद 60 दिन के लिए आपके पास अवेलेबल है। 60 डेज में क्या करो, सबसे पहले अनदर बोर्ड मीटिंग बुलाओ, ईजीएम बुलाने का नोटिस अप्रूव करो, डेट टाइम फिक्स करो, डायरेक्टर्स वगैरह को ऑथराइज करो, इशू करो नोटिस ऑफ ईजीएम, ईजीएम बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आरओसी के पास एमजीटी 14 फाइल करो, एमजीटी 14 के अप्रूव होते ही आईएनसी 24 एप्लीकेशन लगाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मिनट्स मैंडेटरी है आपको लगाना, और कॉपी ऑफ एल्टर्ड एमओए। जैसे ही अगर आपका फॉर्म अप्रूव होगा तो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास आ जाएगा आईएनसी 25 में। इंटीमेट कर दो सारी अथॉरिटीज को जहाँ जहाँ आपका नाम तो नेम चेंज के लिए, और नया नेम क्या करो, प्रिंट करो सारी जगह पे जहाँ भी आपका है, और मेमोरेंडम आर्टिकल की हर कॉपी में भी ये बात डालनी है कि नेम चेंज हो गया। लिस्टेड कंपनी के लिए क्या था, 2 नेम चेंज के बीच में 1 साल का गैप, और उस एक्टिविटी से पिछले 1 साल में 50% रेवेन्यू आना चाहिए, और 50% एसेट इन्वेस्ट होनी चाहिए न्यू एसेट्स में। कंफर्म द कंप्लायंस के लिए ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए, और न्यू नेम अलोंग विद द ओल्ड नेम 1 साल तक आपको शो करना है। इफेक्ट ऑफ द चेंज क्या था, इफेक्ट ऑफ चेंज शेल नॉट इफेक्ट, और भाई कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा नेम चेंज का। पुरानी जो आपके ऊपर केस वेस चल रहे होंगे वो नए नाम से चल जाएंगे। अगर अब कोई केस पुराने नाम पे फाइल किया जाता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अल्टरेशन करके चेंजेस करके आप उनको एक्सेप्ट करा सकते हो, अल्टरेशन करके चेंजेस करके आप उनको अप्रूव करा सकते हो, अदरवाइज तो नहीं। फिर हमने रजिस्टर्ड ऑफिस में पढ़ा 4 चीज़ें, विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। आईएनसी 22 15 की जगह 30 करना है, याद पता है ना। आउटसाइड द लोकल लिमिट, लेकिन आरओसी नहीं चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो बीआर प्लस एसआर, बीआर के लिए एसआर के लिए एमजीटी 14, और बाकी आपको क्या करना है, आईएनसी 22 तो फाइल करना है। विद इन द सेम स्टेट बट आरओसी चेंज हो रहा है तो फिर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आरडी को। बट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो सब चीज़ें नहीं है जो अल्टरेशन में आती है, इन तीनों में अल्टरेशन नहीं है। लास्ट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, हियरिंग वगैरह भी होंगी, तो पूरा लंबा प्रोसीजर। एमजीटी 14, जीएनएल 2, क्योंकि कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जब आरओसी को जाएगी तो कौन से फॉर्म में जाएगी, जीएनएल 2। आईएनसी 23 एप्लीकेशन, जो ऑर्डर आएगा आईएनसी 28 में, और आईएनसी 22 तो हर केस में फाइल करना है, और 30 डेज याद करना है, 15 डेज नहीं। एक ही केस है जहाँ अल्टरेशन ऑफ एमओए, जहाँ अल्टरेशन हो रहा है, अदरवाइज नहीं। तो ये तो खुद से कर लेंगे, अच्छे से कराया था आई थिंक, ऐसा कुछ दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। प्रोसीजर भी आई होप आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमने अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ा, तो ऑब्जेक्ट क्लोज में अल्टरेशन एक सिंपल और एक वो कंपनी जिसका अनयूटिलाइज है, दोनों अलग अलग था। तो वो कंपनी जिसका अनयूटिलाइज है उसके लिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो न्यूज़पेपर में भी डालना पड़ेगा और एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी। अदरवाइज तो एसआर पास किया, एसआर फाइल किया, आरओसी ने एसआर अप्रूव किया, और आपका क्या हो गया, एल्टर हो गया क्या, ऑब्जेक्ट क्लोज। लेकिन अगर कंपनी अनयूटिलाइज वाला है तो एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर में रीजन लिखने पड़ेंगे, यूटिलाइज अमाउंट, अनयूटिलाइज अमाउंट, जस्टिफिकेशन, नए ऑब्जेक्ट, बाकी सब चीज़ें। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, उसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी। प्रोसीजर सबका ऑलमोस्ट सेम है, प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटी क्लोज में कोई अल्टरेशन, क्योंकि सेक्शन 13 बोलता नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि लिमिटेड बाय शेयर से अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी में आप चले जाओ। अल्टरेशन इन कैपिटल क्लोज, तो कैपिटल क्लोज में अल्टरेशन ओआर से होगी, और 5 तरीके से, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, कंसोलिडेट एंड डिवाइड शेयर इनटू लार्जर डिनोमिनेशन, स्टॉक इन फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, डिवाइड कर दो शेयर्स को स्मॉलर अमाउंट में, और पेड अप और अनपेड अप का गैप ज़्यादा उतना ही रहेगा जितना पहले था। और लास्ट क्या कह रहा है, कैंसिल कर दो शेयर्स जो किसी ने लिए ही नहीं, हैज़ नॉट बीन टेकन और एग्रीड टू बी टेकन, डिमिनिश कर दो अमाउंट शेयर कैपिटल उतने से। इन अल्टरेशन के लिए एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं है, लेकिन जहाँ पे चेंज आ रहा है किसमें, वोटिंग परसेंटेज में, वहाँ एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए आपको। आरओसी को फाइल कर दो विद इन 30 डेज, कौन से फॉर्म में, SS7 में। आरओसी क्या करेगा, नोट डाउन कर लेगा और नेसेसरी चेंजेस कर देगा। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने पढ़ा था अल्टरेशन ऑफ एओए में अल्टरेशन एसआर पास करना पड़ेगा। 2 अल्टरेशन अच्छी है, जो अल्टरेशन
पब्लिक इंटू प्राइवेट और प्राइवेट इंटू पब्लिक, तो इस केस में INC 27 फाइल करना पड़ेगा। तो अगर प्राइवेट कंपनी वाली डिलीट कर दी चीज़ें तो सीज टू बी प्राइवेट कंपनी, ऐड कर दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता, पहले ट्रिब्यूनल की अप्रूवल चाहिए होती थी। जो भी ऑर्डर आएगा INC 27 फाइल कर दो, और डिप्राइव नहीं कर सकते, आपका ये राइट नहीं छीन सकते। मैनर क्या है, अडोप्ट कर लो नया आर्टिकल 1956 वाला था 2013 वाला, ऐड कर दो, डिलीट कर दो, अमेंड कर दो, सब्सिट्यूट कर दो। तो ये कुछ तरीके हैं अल्टरेशन करने के, किस चीज़ को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के। तो ये कुछ तरीके थे जो हमने पढ़े अल्टरेशन करने के, आर्टिकल को अल्टर करने के तरीके। फिर हमने पढ़ा अल्टरेशन में ध्यान रखना है MOA के अगेंस्ट नहीं हो, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट ना हो, इलीगल ना हो, कंपनी के बोनाफाइड, कंपनी के अच्छे के लिए, पूरी कंपनी के लिए, माइनॉरिटी के ऊपर फ्रॉड ना हो, कंपेल ना किया जाए किसी मेंबर को शेयर्स लेने के लिए बिना उसकी कंसेंट के, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, कंसिस्टेंट नहीं हो सकता विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सिंपल सा है, कुछ नहीं है। इफेक्ट ऑफ अल्टर आर्टिकल जैसे ओरिजिनल थे वैसा ही इम्पैक्ट आएगा, कोई चेंज नहीं है उसमें। और लास्ट हमने अल्टरेशन ऑफ MOA टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, और सेक्शन 8 कंपनी नहीं कर सकती बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, और जो भी आपने अल्टरेशन किया वो हर कॉपी में नोट डाउन करनी है। और अगर आपने बिना नोट डाउन किए कोई कॉपी आपने इशू कर दी तो फिर आपके ऊपर फाइन है 1000 फॉर एवरी कॉपी। देखो कितना बड़ा फाइन है, हर कॉपी के लिए 1000 रुपये का फाइन है जितनी भी आपने इशू करी। अब इसके बाद ना आपके रेजोल्यूशन दे रखे हैं आपकी बुक में, आपकी जो बुक है उसमें रेजोल्यूशन दे रखे हैं। रेजोल्यूशन में कोई एक क्लास लेके उस क्लास में आपको करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं करा रहा हूँ। शायद आपका अगर सेंटर ओपन हो जाए तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि लाइव क्लास में समझाना बड़ा आसान है, आपसे पूछा जा सकता है बीच के बीच में समझ में आया या नहीं। तो रेजोल्यूशन में अभी नहीं करा रहा हूँ, अदरवाइज आपका जो चैप्टर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर कंप्लीट हो गया, मुझे जितना कराना था मैंने आपको करा दिया, जो मैंने डिलीट कर दिया आपकी मर्जी, आप करना चाहें, बट मेरी तरफ से मैं नहीं करा रहा हूँ, मैंने जितना कराना था। नेक्स्ट चैप्टर नंबर शायद 12 है, शायद चैप्टर नंबर 12 है जो कन्वर्जन से डील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन, तो अलग अलग टाइप के कन्वर्जन अगली क्लास में पढ़ेंगे। MOA AOA का अल्टरेशन हमने पढ़ लिया, 4 क्लोज की अल्टरेशन और आर्टिकल की अल्टरेशन हमने पढ़ ली। तो अल्टरेशन में इतना ही था। नेक्स्ट हम कन्वर्जन में पढ़ेंगे, और कन्वर्जन बहुत अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में इस तरह से डील करना है। बहुत सी कंपनीज कन्वर्जन के लिए आती हैं, LLP कन्वर्ट होती है इनटू कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, कंपनी कन्वर्ट होती है LLP में, या प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही होती है पब्लिक में, पब्लिक कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट में। तो इस तरह से कन्वर्जन बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे कन्वर्जन आपको पढ़ने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 12 वो अच्छा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो क्वेश्चन आता ही आता है, बाकी भी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।